हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। ये 500 क्वेश्चन की ये हमारी सीरीज है जो काफी महत्वपूर्ण सीरीज है भाई। ठीक है, तो भाई क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर से जरूर करना, लाइक करना है और कमेंट भी जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है भी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ये सीरीज है इसका पीडीएफ आपको जब हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक साथ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी विद आंसर पे। ठीक है, और प्लेलिस्ट मैंने आप सभी को बना के दे दी है जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। 170 तक क्वेश्चन हो गए थे, 171 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट है। प्रगतिवादी कविता का मूल उद्देश्य क्या है। जो प्रगतिवादी कविता है इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य क्या था भाई प्रगतिवादी कविता का। सौंदर्य था, कल्पना था, सामाजिक चेतना था या अध्यात्मक था। तो भाई जो प्रगतिवादी कविता है इसका मूल उद्देश्य क्या था, सामाजिक चेतना था भाई। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो प्रगतिवादी कविता थी ये धारा शोषण, गरीबी, अन्याय, वर्ग भेद और समानती व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाती थी भी। और प्रगतिवादी कवि आम जनता, श्रमिक, किसान और वंचित वर्ग के दुख दर्द को कविता का विषय बनाते रहे हैं। ये भी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे किस आंदोलन से जुड़े थे। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है किस आंदोलन से जुड़े थे वे। प्रगतिवाद से, छायावाद से, प्रयोगवाद से या भक्तिवाद से। तो भाई भक्ति काल से। तो भाई प्रयोगवाद से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रयोगवाद आंदोलन के प्रमुख सतम माने जाते हैं आज्ञे जी। ठीक है, और आज्ञे जी ने कविता में नए शिल्प, नई भाषा, आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुभव और व्यक्तिगत चेतना को प्रमुखता दी थी भाई आज्ञे जी ने कविता में भाई। ये आपको ध्यान रखना है। और भाई तक के संपादन से आज्ञे जी ने प्रयोगशील, ठीक है, प्रयोगशील कवियों को क्या दिया था, मंच दिया था। और नई काव्य दृष्टि को दिशा भी आज्ञे जी ने ही दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रगतिवाद है भाई ये सामाजिक संघर्ष केंद्रित था। क्या था ये, सामाजिक संघर्ष केंद्रित था प्रगतिवाद। छायावाद जो था, एक मिनट, छायावाद जो था भाई ये आत्मानुभूति और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ था। भक्ति काल जो है ये भक्ति से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है त्याग पत्र उपन्यास किसका है। जो त्याग पत्र है ये क्या है, उपन्यास विधा से संबंधित है। पूछा गया किस लेखक का है ये, तो किसका है, प्रेमचंद्र का, जिनेन्द्र का, यशपाल का या आज्ञे का। जो त्याग पत्र है उपन्यास है ये जिनेन्द्र कुमार का है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो जिनेन्द्र जी है, ठीक है, इनके उपन्यास कैसे थे, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, व्यक्ति के भीतर के संघर्ष, नैतिक द्वंद और संबंधों की जटिलताओं के लिए प्रसिद्ध है भी जैनेन्द्र जी के उपन्यास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो त्याग पत्र है, ठीक है, त्याग पत्र में भी सामाजिक नैतिकता, स्त्री मन और व्यक्तिगत निर्णयों की गहरी परतें दिखाई देती है हमें। ठीक है, और जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, ध्यान रखना है। जो प्रेमचंद्र है ये कैसे लेखक थे, ये प्रेमचंद्र जो थे सामाजिक यथार्थवादी, सामाजिक यथार्थवाद के लेखक थे। यशपाल जो है प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे। और आज्ञे जो है ये किसके, प्रयोगवादी धारा के लेखक है। अगला क्वेश्चन है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन थे। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है, यशपाल है, रेणु जी है या जिनेन्द्र है। तो
झूठा सच क्या है, उपन्यास है। इसके लेखक थे यशपाल। ठीक, और ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है भी झूठा सच। और झूठा सच में क्या है भाई, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि दिखाई गई है। सांप्रदायिक तनाव इसमें दिखाया गया, विस्थापन की समस्या इसमें, तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक त्रासदी का व्यापक चित्रण किया गया है झूठा सच उपन्यास में भी। और झूठा सच उपन्यास में विभाजन के कारण आम लोगों के जीवन में आए दर्द, टूटते रिश्ते और नई परिस्थितियों का यथार्थवादी विवरण हमें देखने को मिला है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जी। है ये सामाजिक यथार्थवादवादी लेखक है। ठीक है, रेणु जी क्या है, आंचलिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। जिनेंद्र क्या है, मनोवैज्ञानिक शैली के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के प्रमुख लेखक कौन, हमने अभी आपको बताया है, तो कौन है, प्रेमचंद्र है, जिनेंद्र है, फणीश्वर नाथ रेणु है या आज्ञे है। तो आंचलिक के प्रमुख लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आंचलिक उपन्यास होता क्या है, आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष यानी आंचल की भाषा, संस्कृति, लोक जीवन, रीति रिवाज और सामाजिक संरचना का सजीव चित्र हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैला आंचल है, ठीक है, जो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है भाई, इनका उपन्यास है ये। ठीक है, ये आंचलिक उपन्यास परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और फणीश्वर नाथ रेणु ने लोक भाषा, लोकगीत, बोली और ग्रामीण मनोविज्ञान को उपन्यास में यथार्थ रूप से उतारा है भाई। और जो प्रेमचंद्र जी है, इन्होंने भी ग्रामीण जीवन पर लिखा है। ठीक है, कुछ उपन्यास इन्होंने भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं। लेकिन जो आंचलिक शैली की पहचान है वह रेणु जी से सबसे अधिक हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी, कहानी किसकी है, प्रेमचंद्र की है, प्रसाद की है, अज्ञे की है या रेणु की है। पूस की रात क्या है, एक कहानी है और ये प्रेमचंद्र जी की कहानी रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। एक और पूस की रात में भाई किसान है, क्या नाम है इसका, हल्कू। ठीक है, पूस की रात में क्या है, एक किसान है हल्कू, जिसकी भाई गरीबी दिखा रखी है इसमें। ठीक है, गरीबी दिखाई हुई है पूस की रात में। ठंड, अभाव और जीवन संघर्ष का इसमें मार्मिक चित्र मिलता है। जो हल्कू है, ठीक है, पूस की रात कहानी का जो मेन पात्र है, उसकी गरीबी दिखाई गई, उसकी ठंड दिखाई गई, उसका अभाव दिखाया गया और उसके जीवन का मार्मिक संघर्ष क्या है, पूस की रात कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, जो पूस की रात कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कठोर परिस्थितियां आदमी को विवश कर देती है और उसे अपने अधिकारों से भी समझौता करना पड़ता है। जो प्रेमचंद्र जी है, इनका जो प्रेमचंद्र जी है, ठीक है, इनकी शैली कैसी है, मैंने आपको पहले बताया, सामाजिक यथार्थवादी शैली है भाई इनकी। और ये जो है ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों को सरल भाव में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो जयशंकर प्रसाद है, छायावादी साहित्य से संबंधित है। अज्ञे क्या है, ये प्रयोगवाद से संबंधित है। और रेणु क्या है, ये आंचलिक कथा से जुड़े हुए लेखक है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन का संबंध किस दशक से है। तो भाई नई कहानी आंदोलन का संबंध किस दशक से है, ये आपको बताना है। 1930 से, 1940, 1950 या 1960। तो 1950 से नई कहानी आंदोलन का विकास हुआ था। ठीक है, और 1950 के दशक से ये संबंधित है भी। ठीक है, और इसका विकास यहाँ से माना जाता है 1950 ईस्वी से, आपको ध्यान रखना है। और नई कहानी आंदोलन में कहानी के विषय, शिल्प और दृष्टि में परिवर्तन आया। नई कहानी ने शहरी जीवन, मध्यवर्गीय समस्याएं, व्यक्ति का अकेलापन, संबंधों की जटिलता और आधुनिक संवेदना को केंद्र बना था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है भाई। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिक यथार्थ और नई भाषा शैली विकसित हुई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा से है, पूछा गया किसका है। आषाढ़ का एक दिन जयशंकर प्रसाद का, मोहन राकेश का, भारतेंदु जी का या निराला जी का। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध
नाटक है भाई। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन, यह क्या है, ये आधुनिक हिंदी नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है। आधुनिक हिंदी नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है आषाढ़ का एक दिन नाटक। इसमें संवेदना, संबंध, अकेलापन और रचनात्मक व्यक्ति के अंतर्द्वंद का चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इसकी शैली आधुनिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी शैली है भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो जयशंकर प्रसाद है, ये ऐतिहासिक और काव्यात्मक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। भारतेंदु जी ने सामाजिक व्यंग्य पर नाटक लिखे हैं। निराला जी जो है छायावादी कवि हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी नाटक के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के पूछा है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या प्रेमचंद्र। तो आधुनिक हिंदी नाटक के जनक के रूप में भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही नाटक को सामाजिक मुद्दों, व्यंग्यों और राष्ट्रीय चेतनाओं से जोड़ा था तथा मंच नाटक की परंपरा को मजबूत भी इन्होंने ही किया था। अंधेर नगरी, ठीक है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जो है, ठीक है, ये जो अंधेर नगरी इनका नाटक है, इससे क्या है, भारतेंदु जी की पहचान बनी, जो आज भी लोकप्रिय है। ये भी ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक छायावादी नाटक लिखकर नाटक को ऊंचाई दी। मोहन राकेश ने आधुनिक प्रयोगशील नाटक के लिए प्रमुख थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई आप सभी को पता है, जो प्रेमचंद्र जी ये तो कथा सम्राट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 180वां, मगही किस क्षेत्र की बोली है? जो मगही है, ये किस क्षेत्र की बोली है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में? तो भाई मगही जो है बिहार क्षेत्र की बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पीछे भी क्वेश्चन आ गया है आपका। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो छत्तीसगढ़ी है, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के, बिहारी के या राजस्थानी के? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लड़का खेल रहा है, इसमें काल है, तो इसमें कौन सा काल है? लड़का खेल रहा है, तो इसमें भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है या आज्ञार्थ है? तो भाई इसमें वर्तमान काल है, लड़का खेल रहा है। ठीक है, क्रिया क्या है? खेल रहा है। ठीक है, और ये वर्तमान काल को दर्शाती है। रहा है, रही है, रहे हैं, जो ये सहायक क्रिया है, ये क्या है? वर्तमान काल को दर्शाने लग रही है। भूतकाल में क्या था? खेल रहा था, ध्यान रखना है। अगर लड़का खेल रहा था तो भूतकाल में आएगा। भविष्य काल में लड़का खेल रहा होगा या खेलेगा, तो भाई ये किस में आएगा? भविष्य में आएगा। अज्ञात में लड़का, भाई आप खेलो या लड़का खेलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, खेलो, ये अज्ञात के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, खाया था कौन सा काल है? जो खाया था, इसमें कौन सा काल है? तो भाई सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूत है या इसमें संदिग्ध भूत है? तो खाया था यानी क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो इसमें पूर्ण भूतकाल रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्ता कर्म करण किसके भेद है? कर्ता कर्म करण किसके भेद है? लिंग के है, वचन के है, कारक के या काल के है? तो कर्ता कर्म करण कारक के भेद है। क्या है? कारक के भेद है। कर्ता कर्म, ठीक है, और करण, भाई कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध कारक। ठीक है, ये सभी कारक के ही भेद है। अगला क्वेश्चन है, नयन नीर बहाय में अलंकार है। नयन नीर बहाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, सलेस है, अतिशोक्ति है या उपमा है? तो भाई नए वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा। ये आपको ध्यान
रखना है। अतिशयोक्ति में हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। श्लेष जो अलंकार है, ठीक है, इसमें भाई एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उपमा में किसी की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय कह रहा है में कौन सा अलंकार है? भाई हिमालय कह रहा है, उपमा है, मानवीकरण है, रूपक है या यमक है? तो इसमें भाई मानवीकरण अलंकार रहेगा। ठीक है, जो हिमालय है इसको भाई मनुष्य की तरह दिखाया गया है, यानी निर्जीव पत्थर को मनुष्य की तरह दिखाया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा भाई, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, भय है, क्रोध है, निर्वेद है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, जो भय है इसका स्थायी भाव क्या है? भय ही रहेगा। क्रोध का रौद्र रस है। ठीक है, और जो निर्वेद है ये शांत रस रहेगा इसका स्थायी भाव। आगे है, गंगा में घर में शब्द शक्ति है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या संकेत है? तो गंगा में घर लक्षणा शब्द शक्ति इसमें रहेगी। पहले भी क्वेश्चन हमारा आ चुका सीरीज के अंतर्गत। आगे, सिर पर चढ़ाना का अर्थ है, सिर पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? सम्मान करना, दंड देना, अत्यधिक लाड करना या अपमान करना? तो अत्यधिक लाड करना, सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या अर्थ है? खुश होना, शोर मचाना, डर जाना या भाग जाना? तो शोर मचाना, बी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के अतिरिक्त सहायक भाषा कौन सी है? राजभाषा हिंदी के अतिरिक्त जो हमारी सहायक भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है? तो भाई जो अंग्रेजी भाषा है ये हमारी सहायक भाषा के अंतर्गत आती है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है सहायक भाषा के रूप में। और जो विशेषकर उच्च प्रशासन, न्यायिक संदर्भ, तकनीकी दस्तावेज और अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय संचार में अंग्रेजी का हम प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। और संविधान और अधिनियमों या नीतियों के अंतर्गत अंग्रेजी का उपयोग कई क्षेत्रों में भी जारी रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में? ये क्वेश्चन में पहले आ चुका है, भाग 3 में, 4 में, 17 में, 18 में, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भाई संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 के अंतर्गत आता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इस भाग, जो ये भाग 17 है, इसमें संघ की राजभाषा, राज्य की भाषाएं, संसद, न्यायपालिका की भाषा, राजभाषा आयोग और भाषा प्रयोग से जुड़े नियमों का विवरण है भाग 17 में। भाग 3 में भाई मौलिक अधिकारों का है ये। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का है भाई ये भाग। और भाग 18 विशेष प्रावधानों का भाग माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, आवेदन पत्र किस शैली में आता है? जो आवेदन पत्र है ये किस शैली में आता है? तो साहित्यिक, रचनात्मक, औपचारिक या व्यक्तिगत? जो आवेदन पत्र है सामान्यतः औपचारिक, ठीक है, श्रेणी में आता है। ठीक है, आवेदन पत्र सामान्यतः किसी अधिकारी संस्था को औपचारिक अनुरोध करने हेतु लिखा जाता है, जैसे अवकाश, फीस माफी के लिए, प्रमाण पत्र, अनुमति आदि देने के लिए भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन का मुख्य गुण है, मुख्य गुण बताना हमें समाचार लेखन का। तो कल्पना है, तथ्यात्मकता है, भावुकता है या अलंकार है? तो समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तथ्यात्मकता। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और समाचार में भाई कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए भाई, ये आपको ध्यान रखना। और जो पत्रकार है उसको निष्पक्ष रहकर सत्यापित जानकारी देनी होती है, न कि कल्पना, भावुकता या अलंकारों से सजाना। ठीक है, समाचार पत्र की भाषा क्या है? सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त रखी जाती है ताकि पाठक तुरंत बात समझ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता में छंद किससे संबंधित हो? जो कविता में छंद है ये किससे संबंधित है?
भाषा से, व्याकरण से, काव्य शास्त्र से या शब्द रचना से। तो कविता में छंद जो है ये, तो जो कविता में छंद है ये काव्य शास्त्र से संबंधित है भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त छंद का अर्थ है, जो मुक्त छंद है इसका क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? तुकांत, छंदहीन, गेय या अलंकार युक्त। जो मुक्त छंद है इसका अर्थ होता है छंदहीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुक्त छंद का क्या होता है भाई? छंद से रहित, उसमें यानी छंदों का इसमें कोई भी नियम नहीं है, ना इसमें मात्रा, गण, यति, तुक जैसे कोई भी बाधा इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, नाटक का मुख्य तत्व क्या है? जो नाटक है इसका मुख्य तत्व क्या है? तो क्या है नाटक का मुख्य तत्व? वर्णन है, संवाद है, अलंकार है, रस है। तो नाटक का मुख्य तत्व संवाद रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। नाटक का मुख्य तत्व संवाद माना जाता है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि नाटक जो है ये मंचीय विधा है। ये आप सभी को पता है, नाटक ये मंचीय विधा है और कथा का विकास क्या है? पात्रों के संवाद और क्रियाओं से ही होता है। उपन्यास कहानी में लेखक क्या है? वर्णन कर सकता है, पर नाटक में पात्र खुद बोलकर, प्रतिक्रिया देकर और अभिनय के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाता है। इसलिए जो संवाद, दृश्य, अभिनय, मंच व्यवस्था आदि नाटक की आत्मा मानी जाती है और रस और अलंकार सहायक हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पर नाटक की गति और प्रभाव संवाद से ही सबसे अधिक बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का भाई प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उत्तम मार्टन, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण। तो जो उत्तम मार्तंड है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। अभी ए आंसर अपना बिल्कुल सही है और इसी से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का ये मानी जाती है भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस समय ये पत्र प्रकाशित हुआ था उस समय हिंदी में मुद्रण और समाचार प्रकाशन की परंपरा विकसित हो रही थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके भी लेखक हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तम मार्टिन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था भाई ये? तो किस वर्ष हुआ था? 1800 में, 1826 में, 1857 या 19 में? तो उत्तम मार्तन जो है ये 1826 में प्रकाशित हुआ था और ये वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हिंदी समाचार पत्रों की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के जनक किसे माना जाता है? हिंदी पत्रकारिता के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को, बाल मुकुंद गुप्त को, पंडित जुगल किशोर को या प्रेमचंद्र जी को? तो हिंदी पत्रकारिता के जनक के रूप में हम पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को मानते हैं भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने उत्तम मार्टन का प्रकाशन किया था और हिंदी पत्रकारिता की नींव भी रखी थी। ठीक है, किसी भी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत अक्सर पहले अखबार या प्रकाशन से जोड़ी जाती है। और जो भारतेंदु जी है, ठीक है, भारतेंदु का पत्रकारिता व साहित्य में बड़ा योगदान है। बाल मुकुंद गुप्त भी प्रमुख पत्रकार रहे हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। लेकिन जो जनक है वो हम पंडित जुगल किशोर को ही कहेंगे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होते हैं। 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, 300 रहते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन, वो भी आपको मैं जल्दी ही करवा दूंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।